ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। काश कि हमारा देश भी ऐसा कड़ा फैसला कभी ले पाए। वैसे ये मेरी निजी राय है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। आज खबरें अनकही में हम बात करेंगे ज़ेलेंस्की के भारत दौरे की, संभावित भारत दौरे की, और क्या भारत रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर रहा है। बात होगी गृह मंत्री अमित शाह के 3D प्लान की। बताऊंगी आपको एक नए ट्रेंड इंसेल मूवमेंट के बारे में। क्यों दुनिया भर में कुछ पुरुषों में महिलाओं के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है और क्या है इसका नतीजा। बताऊंगी आपको कि क्यों ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है, और साथ ही दिवाली बीत जाने के बाद भी अचानक दिवाली खबरों में क्यों है और खुशियों का यह त्योहार क्या खुशी लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें अनकही का सफर। आज खबरें अनकही में हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो अगर सच साबित हुई तो दुनिया की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के इतिहास में बहुत बड़ी बात होगी। खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनवरी 2026 में ज़ेलेंस्की दिल्ली आ सकते हैं। सोचिए, जिस वक्त दुनिया दो गुटों में बटी हुई है, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ यूक्रेन और पश्चिमी देश, ऐसे में भारत वो अकेला मंच बन रहा है जहां दोनों दुश्मन देशों के लीडर एक के बाद एक आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन आकर गए हैं और अब शायद ज़ेलेंस्की भी आने वाले हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस लंबी जंग को रुकवा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि ज़ेलेंस्की को बुलाने से हमारे पुराने दोस्त रूस को बुरा तो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। साल था 2022 जब ये जंग शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक यानी पिछले 4 साल में भारत की पोजीशन बहुत ही दिलचस्प रही है। दुनिया भर के देश भारत पर दबाव डाल रहे थे कि हम किसी एक का पक्ष लें, रूस का या यूक्रेन का। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी आजादी को चुना। आपको याद होगा पिछले साल यानी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में रूस का दौरा किया था और ठीक उसके अगले महीने अगस्त में वो यूक्रेन भी गए थे। वो दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से हाथ मिलाया। और अब इसी महीने दिसंबर में पुतिन भारत आए 23वें एनुअल इंडिया रशिया समिट के लिए। उनका रेड कार्पेट वेलकम हुआ, कई समझौते हुए और अब खबर है कि ज़ेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं। ये टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, एक बहुत सोची समझी रणनीति है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को अचानक भारत की याद क्यों आई? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली वजह है ग्लोबल साउथ। दुनिया के वो देश जो विकासशील हैं यानी डेवलपिंग नेशंस, उनकी आवाज भारत है। ज़ेलेंस्की को ये समझ आ गया है कि अगर उन्हें दुनिया का समर्थन चाहिए तो सिर्फ अमेरिका और यूरोप से काम नहीं चलेगा, भारत का साथ भी चाहिए ताकि वो एशिया और अफ्रीका के देशों तक अपनी बात पहुंचा सके। दूसरी वजह है पीस समिट। ज़ेलेंस्की को लगता है कि भारत दूसरा पीस समिट आयोजित कर सकता है। पहला समिट स्विट्जरलैंड में हुआ था जिसमें 90 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था जो चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित हो। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि दुनिया के बड़े नेता भारत में जुटें और रूस पर दबाव बनाएं कि वो जंग रोके। उन्होंने मीडिया से कहा, I told Prime Minister Modi that we could have the global peace summit in India. It's a big country, it's a great democracy, the largest one. तीसरा कारण है कि युद्ध को 4 साल हो गए हैं। यूक्रेन की जनता थक चुकी है, सैनिक मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को एक सम्मानजनक रास्ता चाहिए, जिसे कहते हैं ना, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी। और उन्हें लगता है कि भारत वो निष्पक्ष जमीन बन सकता है जहां बातचीत की शुरुआत हो सके। लेकिन ज़ेलेंस्की के भारत आने से क्या पुतिन नाराज नहीं होंगे? ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा। रूस हमारा पुराना और पक्का दोस्त है। अभी कुछ ही दिन पहले पुतिन दिल्ली में थे। हमने उनके साथ प्रोग्राम 2030 साइन किया है ताकि व्यापार बढ़े दोनों देशों के बीच। तो क्या ज़ेलेंस्की को बुलाकर हम रूस को धोखा दे रहे हैं? तो जवाब है नहीं। रूस भी ये बात जानता है कि भारत एक संप्रभु देश है। हम किसी के कहने पर अपनी विदेश नीति नहीं बदलते।
जब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि हम शांति चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत निष्पक्ष नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। दूसरी बात, रूस को भी आज भारत की जरूरत है। पश्चिमी देशों ने रूस पर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि उसे अपना तेल और हथियार बेचने के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए। अगर पुतिन भारत से नाराज होते हैं तो नुकसान उनका भी है। अभी हाल ही में जो समझौते हुए हैं, जैसे कि भारतीय वर्कर्स रूस में काम करने जाएंगे, ये दिखाता है कि रूस को भारत के साथ की कितनी जरूरत है। इसलिए वो थोड़ी बहुत नाराजगी दिखा सकते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो वैसे भी पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। दोबारा सत्ता में आने के बाद से वो अलग अलग युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध भी। उनका हमेशा से कहना रहा है कि वो इस जंग को चुटकियों में या 24 घंटे में खत्म करवा सकते हैं। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप का तरीका ट्रांजैक्शनल है, यानी कुछ तुम छोड़ो कुछ वो छोड़े और डील साइन करो। वो दबाव बनाकर, फंडिंग रोककर, धमकी देकर या सीधी शर्तों पर बात करते हैं। उनका फोकस डील पर है, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत का तरीका थोड़ा अलग है। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रोच दबाव वाली नहीं, बल्कि भरोसे वाली। जहां अमेरिका एक पावर ब्रोकर की तरह बीच में आता है, वहीं भारत एक शांति के सूत्रधार की तरह काम कर रहा है। भारत दोनों को ये महसूस कराता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, न कि उन पर कोई फैसला थोपा जा रहा है। तो फर्क साफ है। ट्रंप हार्ड डिप्लोमेसी अपना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी नरम कूटनीति के जरिए एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जहां पुतिन और जेलेंस्की दोनों बिना किसी टेंशन के बात कर सके। अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर। अगर अमेरिका, भारत और बाकी कई देश सब शांति चाहते हैं, तो ये जंग रुक क्यों नहीं रही? तो इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या है विश्वास और जमीन। रूस का कहना है कि यूक्रेन के जो 4 इलाके उसने कब्जा लिए हैं, वो अब रूस का हिस्सा हैं और यूक्रेन को इसे मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ जेलेंस्की का कहना है कि जब तक रूस का एक एक सैनिक हमारी जमीन से वापस नहीं जाता, हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा नेटो का मुद्दा भी है। रूस चाहता है कि यूक्रेन लिख कर दे कि वो कभी नेटो मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन यूक्रेन इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इन्हीं शर्तों की वजह से बात फंसी हुई है। कोई भी पक्ष झुकना नहीं चाहता, क्योंकि झुकने का मतलब है अपनी हार मानने, और यहीं पर भारत की भूमिका आती है। भारत वो देश है जो दोनों से थोड़ा थोड़ा पीछे हटने और बीच का रास्ता निकालने के लिए कह सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? हम क्यों इन दोनों के झगड़े में पड़े? देखिए, इसका सीधा ताल्लुक आपकी और हमारी जेब से। पहला फायदा है अर्थव्यवस्था। जब तक ये युद्ध चलेगा, दुनिया में तेल और गैस के दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगवाता है। तो अगर युद्ध रुकता है तो तेल के दाम स्थिर होंगे, जिससे में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई कम हो सकती है। दूसरा फायदा है ग्लोबल इमेज। अगर भारत की कोशिशों से यह युद्ध रुकता है या कम से कम बातचीत शुरू होती है, तो भारत विश्व गुरु के तौर पर स्थापित हो जाएगा, और ये साबित हो जाएगा कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर है जो दुनिया की समस्याओं को सुलझा सकता है। तीसरा फायदा है बैलेंस। हम चीन को भी एक संदेश दे रहे हैं। चीन कोशिश कर रहा था कि वो रूस का सबसे बड़ा दोस्त बन जाए। भारत ने रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखकर ये सुनिश्चित किया है कि रूस पूरी तरह चीन की गोद में ना बैठ जाए। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ हाथ मिलाना या फोटो खिंचवाना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने देश का हित सबसे ऊपर रखना। जब पुतिन आए तो हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा पक्की की। अब अगर जेलेंस्की आते हैं तो हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएंगे। भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि न्यूट्रल होने का मतलब आंखें मूंद लेना नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है, भारत न्यूट्रल नहीं है, बल्कि शांति के साथ है। जेलेंस्की का जनवरी 2026 में आना भी तय तो नहीं है, लेकिन अगर वो आते हैं तो ये बात साफ है कि दुनिया में शांति का रास्ता अब वॉशिंगटन या बीजिंग से नहीं, बल्कि नई दिल्ली से होकर गुजर सकता है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराने में अहम भूमिका निभानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।
आपके घर का मुखिया कौन होगा, इसका फैसला आपके घर के लोग करेंगे या फिर वो लोग जो जबरदस्ती आपके घर में घुस आए हैं? मेरा सवाल सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन 10 दिसंबर को संसद में यही मुद्दा गूंजा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश का प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह फैसला घुसपैठिए नहीं करेंगे। दरअसल संसद में पिछले 2 दिनों से चुनाव सुधारों पर बहस चल रही थी। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जवाब में अमित शाह ने जो कहा, उसने पूरी चर्चा को एक नई दिशा दे दी। अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन अब सरकार चुप नहीं बैठने वाली। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चल रहा। मैं मेरे मन से मानता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो गृह मंत्री ने घुसपैठियों से निपटने के लिए नई पॉलिसी का जिक्र किया, जिसे उन्होंने नाम दिया है 3D पॉलिसी। उन्होंने कहा कि सरकार 3 चरण में काम करेगी। पहला डी है डिटेक्ट, यानी पहचानना। सरकार उन लोगों को ढूंढ रही है जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं। दूसरा डी है डिलीट, यानी हटाना। पहचानने के बाद इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से तुरंत काटे जाएंगे। और तीसरा सबसे अहम डी है डिपोर्ट, यानी वापस भेजना। जिनका नाम नागरिकता सूची में नहीं होगा उन्हें वापस अपने अपने देश जाना होगा या उन्हें भेज दिया जाएगा। अमित शाह का बयान इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त देश के 12 राज्यों में SIR पर काम चल रहा है, जिसका असली मकसद वोटर लिस्ट की सफाई है। सरकार राज्य स्तर पर यह चेक कर रही है कि जो लोग वहां रह रहे हैं, क्या वो वाकई वहां के असली नागरिक हैं। अमित शाह का गुस्सा इस बात पर था कि कई राज्यों में, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है। आरोप यह है कि पिछली सरकारों ने आंखें मूंद ली थी। घुसपैठिए आए, उनके राशन कार्ड बने और फिर वो वोटर लिस्ट में शामिल हो गए। इसका असर सीधा आप पर और हम पर पड़ता है। सोचिए, जब एक घुसपैठिया वोट डालता है तो एक असली भारतीय नागरिक के वोट की कीमत कम हो जाती है। लोकतंत्र में संख्या का ही तो खेल होता है। अगर गलत लोग वोटर बन जाएं, तो वो ऐसी सरकार चुन सकते हैं जो उनके हितों का ध्यान रखे, ना कि देश का। संसद में जब ये बहस चल रही थी तो गृह मंत्री ने कांग्रेस को याद दिलाया कि कैसे असम और बंगाल जैसे राज्यों में दशकों तक अवैध घुसपैठ को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने साफ कहा कि हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कितने भी कड़े कदम उठाने पड़े। अब यहां एक और पहलू समझना जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस बहाने खास समुदाय को निशाना बना रही है। उनका आरोप है कि डिटेक्ट और डिलीट के नाम पर गरीब और असली नागरिकों को भी परेशान किया जा सकता है। लेकिन सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है। वो कह रही है कि दुनिया का कोई भी देश अवैध प्रवासियों को अपने यहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं देता। अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह नागरिकता के नियम सख्त हैं। तो फिर भारत में इतनी छूट क्यों दी जाए? जो 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है, उसे इसी 3D फॉर्मूले का पहला चरण माना जा रहा है। यानी पहले डिटेक्ट करना, टेक्नोलॉजी की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि कहां-कहां आबादी में अचानक असामान्य बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाले दिनों में वोटर लिस्ट की सफाई का काम बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव है जो आपके पड़ोस में भी दिखाई दे सकता है। समझने वाली बात यह है कि किसी भी देश के लिए उसकी सीमाओं की सुरक्षा और लोकतंत्र की पवित्रता सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में ही मिलावट होगी तो चुनाव के नतीजों पर सवाल उठना लाजमी है।
घुसपैठियों को हटाना देश हित में जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डिटेक्ट और डिलीट की इस प्रक्रिया में कोई असली भारतीय नागरिक सरकारी फाइलों के चक्कर में न पिस जाए। सिस्टम सख्त हो लेकिन संवेदनशील भी होना जरूरी है। आपकी क्या राय है, हमें लिखकर भेजें। आज मैं एक ऐसे शब्द के बारे में आपको बताने वाली हूं जो पिछले कुछ महीनों में और खासकर इस साल 2025 में इंटरनेट पर बहुत तेजी से सर्च किया गया है। शायद आपके घर में जो जेनजी हैं उन्हें पता भी होगा। ये शब्द है इंसेल। पहली नजर में किसी साइंस या साइकोलॉजी की किताब का टर्म लगता है, लेकिन अब यही शब्द पुलिस, खुफिया एजेंसियों और दुनिया की कई सरकारों के लिए एक बड़ा अलार्म बन चुका है। ये एक ऐसा ऑनलाइन कल्चर है जो शुरू होता है अकेलेपन से, दिल टूटने से, रिजेक्शन से, लेकिन धीरे धीरे वही चीज कुछ लोगों के दिमाग में नफरत, गुस्से और कभी कभी आतंक तक का रूप ले लेती है। सवाल है कि ये सफर कैसे तय होता है? प्यार न मिलने की तकलीफ इतनी खतरनाक कैसे हो जाती है कि कोई हथियार उठा ले या किसी की जान ले ले? ये इंसेल मूवमेंट कहां से शुरू हुआ? कैसे इंटरनेट ने इसे और जहरीला बना दिया? क्यों अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियां इसे अब डोमेस्टिक टेररिज्म का खतरा मान रही हैं? सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इंसेल क्या है। यह अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, इनवॉलंटरी यानी जो अपनी मर्जी से ना हो, और सेलिब्रेट यानी ब्रह्मचारी। तो आसान भाषा में कहें, अनचाहा अकेलापन। ये उन लोगों का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि वो रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई महिला पसंद नहीं कर रही या पसंद नहीं आ रही। है ना हैरानी की बात? इंसेल शब्द की शुरुआत नफरत से नहीं हुई थी। 1990 के आसपास कनाडा में एलेना नाम की एक महिला ने छोटी सी वेबसाइट बनाई थी जिसका मकसद था ऐसे लड़के लड़कियों को एक दूसरे से जोड़ना जो खुद को अकेला महसूस करते हैं। वहां लोग अपनी कहानियां शेयर करते थे, सलाह लेते थे, यानी एक तरह का सपोर्ट ग्रुप था, जहां इंसेल शब्द पहली बार एक न्यूट्रल मतलब सामान्य भाव में इस्तेमाल हुआ। लेकिन इंटरनेट का एक सच ये भी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हमेशा उसके क्रिएटर के कंट्रोल में नहीं रहता। धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट पर एनोनिमस फोरम्स जैसे कुछ चैट वेबसाइट्स और बाद में रेडिट जैसी साइट्स लोकप्रिय हुई, वहीं से इंसेल शब्द का मतलब बदलने लगा। अब ये उन लड़कों का कोड बन गया जो खुद को पीड़ित मानते हैं, रिजेक्टेड मानते हैं और अपनी हर नाकामी की जड़ में महिलाओं और समाज को दोष देने लगते हैं। इंसेल कम्युनिटी की खास बात यह है कि इन लोगों ने अपनी अलग ही डिक्शनरी बना ली है। ये शब्द बाहर से सुनने में मजाक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत जहरीले ढंग से होता है। जैसे हैंडसम या सफल लड़कों के लिए ये लोग अक्सर चैड शब्द इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत या पसंद की महिलाओं के लिए स्टेसी शब्द, और जो लड़का खुद को असफल, रिजेक्टेड और इग्नोर्ड मानता है वो खुद को इंसेल कहने लगता है। सबसे खतरनाक टर्म है ब्लैक पिल। आसान भाषा में बोलें तो एक मानसिक हार का सूचक है। इसका मतलब है ऐसी सोच जहां इंसान मान लेता है कि अब कुछ ठीक नहीं है, मैं बदसूरत हूं, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए अब समाज को इसका बदला चुकाना होगा। यही सोच धीरे धीरे डिप्रेशन से निकलकर गुस्से, नफरत और कई बार हिंसा में बदल जाती है। आप सोचिए, अगर कोई अकेला इंसान इंटरनेट पर ऐसे 100, 200 या 1000 लोगों के बीच पहुंच जाए जो उसे रोज ये बता रहे हो कि तेरी ये हालत महिलाओं, फेमिनिज्म, मॉडर्न सोसाइटी की वजह से है, तो वो किस दिशा में जाएगा? यही है इंसेल मूवमेंट का सबसे खतरनाक हिस्सा। ये अकेलेपन की प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व नहीं करता, बल्कि मिलकर नफरत बढ़ाता है। और अब सवाल है कि सरकारें और एजेंसियां इसे इतना गंभीर क्यों मान रही हैं? आखिर क्या ऐसा हुआ कि इंसेल एक ऑनलाइन दुखी ग्रुप से बदलकर हिंसा और आतंकवाद के चैप्टर तक पहुंच गया? पिछले करीब 10-12 साल में कई ऐसे हमले हुए जहां हमलावर ने खुद को इंसेल बताया, या उसकी राइटिंग्स और ऑनलाइन पोस्ट से साफ दिखा कि वो इसी आइडियोलॉजी से प्रभावित था। अमेरिका और कनाडा में कुछ हमलावरों ने खुलेआम कहा कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें लगता था कि महिलाएं उन्हें इग्नोर कर रही हैं और उन्हें वो अधिकार नहीं मिल रहे जिसके वो हकदार हैं। इन्हीं सब घटनाओं के बाद अमेरिकी एजेंसियों FBI और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट्स में साफ लिखा कि इंसेल से जुड़ी हिंसा अब डोमेस्टिक टेररिज्म की कैटेगरी में आती है। डोमेस्टिक टेररिज्म
यानी ऐसा आतंक जो किसी दूसरे देश से नहीं बल्कि अपने ही समाज के अंदर से पैदा हो रहा हो। ये बात इसलिए भी डरावनी है क्योंकि ऐसे हमलावर अक्सर किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल मेंबर नहीं होते, अकेले एक्ट करते हैं और इन्हें पकड़ना या पहले से पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अब जरा देखते हैं कि अलग अलग देश इस खतरे को कैसे देख रहे हैं। तुर्की में अक्टूबर 2024 में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 19 साल के एक लड़के ने 2 लड़कियों की जान ले ली। जांच में सामने आया कि वो डिस्कॉर्ड नाम के चैट ऐप पर कुछ इंसेल ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जहां इस तरह की नफरत भरी बातें और हिंसा की तारीफ की जाती है। इसके बाद सरकार ने डिस्कॉर्ड पर कड़ी कार्रवाई की और कई दिनों तक उसको ब्लॉक किया। इसी तरह रूस और कुछ दूसरे देशों ने भी इंटरनेट पर ऐसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को कानूनी रूप से काबू करने की कोशिश की। भले ही हर देश इसे इंसेल नाम से ना लिख रहा हो, लेकिन जब भी ऑनलाइन नफरत किसी समुदाय, धर्म या जेंडर के खिलाफ हिंसा में बदलती दिखती है तो उसे एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट कैटेगरी में रखा जा रहा है। इस पूरी कहानी का अहम हिस्सा है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। ये नौजवान लड़के नफरती कैसे बन रहे हैं? मान लीजिए एक 18 से 19 साल का लड़का है, उसकी लाइफ में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे या कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप बना ही नहीं। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता है, सोशल मीडिया पर कपल्स की फोटोज देखता है और अंदर ही अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है। अब वो गूगल पर टाइप करता है व्हाई नो गर्ल लाइक्स मी। ऐसे ही सर्च उसे कुछ फोरम्स, वीडियोस और चैट ग्रुप्स तक ले जाते हैं। शुरुआत में उसे वहां थोड़ी सिंपैथी मिलती है, लोग कहते हैं हाँ हम भी तुम्हारी तरह हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लैंग्वेज बदलने लगती है। कोई लिखता है मॉडर्न विमेन खराब है, कोई कहता है फेमिनिज्म ने मर्दों की लाइफ बर्बाद कर दी है। जब रोज रोज हफ्तों महीनों तक वही बातें सुनाई देती हैं तो दिमाग में बैठने लगता है कि समस्या मैं नहीं, महिलाएं हैं। यही प्रोसेस है रेडिकलाइजेशन का, जहां अकेलापन सपोर्ट की जगह नफरत में बदल जाता है। अब आते हैं 2025 पर। इस साल के ट्रेंड्स में एक चीज साफ दिख रही है, दुनिया भर में लोनलीनेस, सिंगल एंड डिप्रेस्ड, नो वन लव्स मी, इंसेल मीनिंग, इन जैसे शब्दों की सर्च तेजी से बढ़ी है। ये किसी एक देश का मामला नहीं है, बल्कि ग्लोबल पैटर्न बन रहा है। जब कोई शब्द अचानक बहुत ज्यादा सर्च होने लगे तो इसका मतलब होता है कि या तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है या फिर लोग खुद को शब्द से जोड़ रहे हैं। दोनों ही हालात में ये हमारे लिए चेतावनी है। आज की डिजिटल दुनिया में लोग दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन डीप रियल कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का परफेक्ट वर्जन दिखाता है, जिससे दूसरे लोगों को लगता है सबकी लाइफ सॉर्टेड है, बस मेरी ही खराब है। ऐसे माहौल में इंसेल जैसी आइडियोलॉजी को जमीन मिल जाती है। जो लोग थेरेपी या हेल्दी बातचीत की तरफ नहीं जा पाते वो अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई ऐसा ग्रुप जहां उसे लगे ये लोग मुझे समझते हैं, और अगर वो लोग सहानुभूति की जगह नफरत सिखाने लगे तो बस वहीं से बात बिगड़ जाती है। इंसेल मूवमेंट को समझने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम कुछ नए अंग्रेजी शब्द सीख लें। असली बात यह है कि हम अपने घरों, स्कूलों, सोसाइटी में लड़कों को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम उन्हें ये बता रहे हैं कि किसी का ना भी उतना ही वैलिड जवाब है जितना हाँ? क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप से तय नहीं होती? कई बार परिवारों में लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो स्ट्रांग रहें, वो अपने इमोशंस ना दिखाएं, वो रोए नहीं, खुलकर बात ना करें। तो नतीजा ये होता है कि वो अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, लेकिन मदद मांगने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसे में इंटरनेट में कोई भी टॉक्सिक ग्रुप उन्हें अडॉप्ट कर लेता है और उनकी नाराजगी को नफरत में बदल देता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है या हमारी परवरिश, शिक्षा और डिजिटल कल्चर का भी सवाल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजें, लेकिन मेरी राय यह है कि कोशिश करें कि आपके घर में जो बच्चा है, चाहे लड़का या लड़की, उससे बात करें। कोशिश करें कि वो अपना वक्त जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कम और घर में परिवार के साथ, रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से बातचीत करने में ज्यादा बिताए। अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा कंटेंट देखें। ये जिम्मेदारी हर परिवार की, हर माता पिता की है कि उनका बच्चा इस तरह के टॉक्सिक ग्रुप्स का हिस्सा ना बने। ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर से वो फैसला लागू हो गया जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से थी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। ये दुनिया के बाकी देशों के लिए एक लकीर खींचने के साथ सीख भी है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने फैसले को गर्व का दिन बताया। अब ऑस्ट्रेलियाई बच्चे
पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह नहीं चला सकते। अकाउंट बैन होने से पहले उन बच्चों ने अपने फॉलोअर्स को अलविदा कहा जो देश में पॉपुलर थे। मजे की बात यह है कि अगर कोई बच्चा चोरी छिपे ये ऐप्स चलाता पकड़ा गया तो उस बच्चे या उसके पेरेंट्स पर कोई फाइन नहीं लगेगा। सारी जिम्मेदारी इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी कंपनियों की है। अगर वो बच्चों को रोकने में फेल हुए तो उन पर करीब 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, जो इंडियन करेंसी में बनता है लगभग 295 करोड़ रुपए। सोचिए, किसी भी प्लेटफॉर्म को मानना ही पड़ेगा ये बैन। अब सवाल आता है कि सरकार को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सेफ्टी रेगुलेटर ई सेफ्टी ने दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच बच्चों पर सर्वे किया। सर्वे में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। 74% बच्चों ने ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट देखा या सुना। 53% ने साइबर बुलिंग का अनुभव किया। 60% ने ऑनलाइन हेट देखी या सुनी। 27% ने खुद भी उस ऑनलाइन नफरत का सामना किया। 25% को बिना इजाजत पीछा करना, नजर रखना या हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। 38% को सीधे तौर पर बुरा भला कहा गया। 17% के प्राइवेट मैसेजेस या पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर दी गई। 16% को ऑफेंसिव या अपसेटिंग फोटोज वीडियोस में टैग किया गया। 13% से कहा गया कि वो खुद को नुकसान पहुंचाएं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां के पेरेंट्स का मानना है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक हेल्थ रिस्क बन चुका है। रिपोर्ट्स में पाया गया कि इन एप्स की वजह से बच्चों में बॉडी इमेज इश्यूज, बुलिंग और डिप्रेशन बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने साफ कहा कि सोशल मीडिया बच्चों के बचपन को नुकसान पहुंचा रहा है और वो इसे खत्म करना चाहते हैं। यह फैसला रातों रात नहीं बल्कि कई महीनों की रिसर्च और पेरेंट्स की मांग के बाद लिया गया। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पे किसी की उम्र कैसे पता चलेगी। इसके लिए कंपनियों को एज वेरिफिकेशन के कड़े इंतजाम करने होंगे। इसमें बायोमेट्रिक्स, आईडी प्रूफ या ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है जो यूजर की उम्र का अंदाजा लगा सके। हालांकि प्राइवेसी को लेकर वहां भी बहस चल रही है कि कहीं बच्चों की सुरक्षा के नाम पर सबका डेटा तो खतरे में नहीं आ जाएगा। कंपनियां कह रही हैं कि तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल है, लेकिन कानून अब लागू हो चुका है और उन्हें उचित कदम उठाने ही होंगे अगर वो उस फाइन से बचना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम प्लेटफॉर्म बच्चों के अकाउंट और उन तक एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन एलन मस्क के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म एक्स तैयार नहीं था। उसने सबसे आखिर में नियम मानने पर हामी भरी। अब बात करते हैं इस फैसले का बाकी दुनिया, खासकर भारत पर क्या असर होगा। तो पूरी दुनिया की नजरें अभी ऑस्ट्रेलिया पर हैं। अगर उनका ये मॉडल सफल रहा तो यूरोप और अमेरिका भी इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन भारत के लिए थोड़ा पेचीदा है। भारत में करोड़ों बच्चे इंटरनेट यूजर्स हैं और यहाँ यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पढ़ाई और स्किल सीखने का भी बहुत बड़ा जरिया है। अगर भारत में ऐसा प्रतिबंध लगा तो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई और क्रिएटिविटी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो भारत में इस पर लोगों की राय बटी हुई है। कई पेरेंट्स तो चाहते हैं कि ऐसा सख्त कानून आए ताकि बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन छूटे, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत में सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ डिजिटल लिटरेसी की कमी है। यहाँ समाधान बैन से ज्यादा अवेयरनेस में है, यानी बच्चों को ये सिखाना कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे करें, ना कि इंटरनेट ही छीन लेना। भारत में नीचे से ऊपर का सुधार ज्यादा कारगर माना जा रहा है। मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत जरूरी बहस छेड़ी है। बैन लगाना एक फौरी इलाज हो सकता है, लेकिन बीमारी की जड़ अकेलापन है। बच्चे सोशल मीडिया पर इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि वो ऐप्स अच्छे हैं, बल्कि शायद इसलिए कि उन्हें अपनी असल जिंदगी में सुनने वाला कोई नहीं मिल रहा। चाहे हम बैन लगाएं या ना लगाएं, असली बदलाव तभी आएगा जब हम बच्चों से स्क्रीन के बाहर कनेक्ट करना शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ये प्राउड डे हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने बच्चों के बचपन को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। भारत में एक संकट और आता है। मेरे जैसे बहुत सारे माता पिता ये मानते हैं कि बच्चों को इंटरनेट से दूर रखा जाए, कम से कम इस तरह के प्लेटफॉर्म से दूर रखा जाए। लेकिन फिर आता है पीयर प्रेशर। जब ऐसे माता पिता का बच्चा कहता है कि मेरे सारे दोस्तों का अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, मेरे सारे दोस्त फेसबुक पर हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो उस नाते अगर मैं अपनी विचार आपके साथ शेयर करूं तो मुझे लगता है कि एक पूरा बैन ही लगाना पड़ेगा। लेकिन बात फिर वही आती है कि कुछ बच्चों के लिए वही सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब, एक ज़रूरत है स्किल सीखने का, पढ़ाई करने का। वहाँ पर कुछ एजुकेशनल चैनल्स होते हैं जहाँ से उनको जानकारी, उनको ज्ञान मिलता है। उन बच्चों का क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सवाल बहुत सारे हैं।
भारत को भी इसके जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस पूरी दुनिया जिसका सामना कर रही है, खासकर बच्चों में जो डिप्रेशन हो रहा है, उसके शिकार हम भी हैं। अगर सही समय रहते भारत नहीं चेता तो ये क्राइसिस हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। आपकी क्या राय है? जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। यूनेस्को ने दिवाली को अपनी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल कर लिया है। दिवाली अब भारत की 16वीं ऐसी परंपरा बन गई है जो इस लिस्ट में जगह बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की संस्कृति के सम्मान के रूप में बताया और कहा कि दीपावली हमारी संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ी है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। सबसे पहले समझते हैं कि यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो लिस्ट है, ये है क्या चीज। ये लिस्ट उन परंपराओं, रिवाजों और प्रथाओं को सम्मान देने के लिए बनाई गई है जो किसी देश या समुदाय की पहचान बनती है, लेकिन कोई इमारत या फिजिकल चीज नहीं होती, इसीलिए इसे इंटैंजिबल कहते हैं। इसमें ओरल ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, त्योहार और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप जैसी चीजें आती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो जिंदा परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं, जैसे लोक नृत्य, संगीत, त्योहार, खान पान के तरीके। इसे अमूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई मूर्ति या मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक लिविंग एक्सप्रेशन है। यूनेस्को ने 2003 में एक कन्वेंशन बनाया था जो कम्युनिटीज, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स की कल्चरल हेरिटेज को पहचानता है और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में मदद करता है। यानी जब कोई परंपरा या त्योहार इस लिस्ट में आता है तो उसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल जाती है और उसकी हिफाजत भी की जाती है। दिवाली को रोशनी का त्योहार कहते हैं, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत में दिवाली अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वजहों से मनाई जाती है और अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। कहीं भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में, कहीं कृष्ण के नरकासुर पर जीत के जश्न में, तो कहीं देवी लक्ष्मी की पूजा के रूप में। लेकिन हर जगह एक बात कॉमन है, अच्छाई की बुराई पर जीत, रोशनी की अंधेरे पर विजय। यूनेस्को ने भी माना कि दिवाली सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती है, भलाई को बढ़ावा देती है और आजीविका सहायता, जेंडर इक्वालिटी और सांस्कृतिक शिक्षा जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य में योगदान देती है। यानी ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। दिवाली की परंपराओं में दिए जलाना, रंगोली बनाना, मिठाई बांटना, नए कपड़े पहनना और परिवार दोस्तों से मिलना शामिल है। ये 5 दिन का त्योहार है, धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक। हर दिन का अपना मतलब, अपना महत्व और अपनी रस्में हैं। यूनेस्को की नजर में ये सारी चीजें मिलकर एक संपूर्ण सांस्कृतिक पैकेज बनाती हैं जो सदियों से चला आ रहा है। दिवाली के साथ अब भारत की कुल 16 परंपराएं यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। इनमें योग, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, रामलीला, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, छाऊ नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य और गढ़वाल का रम्माण उत्सव जैसी परंपराएं शामिल हैं। ये लिस्ट दुनिया में भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को दिखाती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की सांस्कृतिक विरासत को अभूतपूर्व वैश्विक मान्यता मिल रही है। यूनेस्को के इस फैसले का असर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे इंडियन डायस्पोरा पर भी होगा। जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां दिवाली पहले से ही बड़े स्तर पर मनाई जा रही थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक वैश्विक मान्यता मिल गई है। दिवाली का इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल होना भारत की सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने योग दिवस, पारंपरिक शिल्पकला और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को ग्लोबली प्रमोट किया है। ये मान्यता दुनिया को मैसेज देती है कि भारत सिर्फ इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि कल्चर और वैल्यूज में भी ग्लोबल लीडर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारत और दुनिया भर के लोग रोमांचित हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी संस्कृति और प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये प्रकाश और धार्मिकता का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता और भी बढ़ जाएगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें अनंत काल तक मार्गदर्शन करते रहे। अब दिवाली आधिकारिक तौर पर एक ऐसी परंपरा बन गई है
जिसे पूरी दुनिया साझा मानव संस्कृति के हिस्से के रूप में देखती है। इसका मतलब ये नहीं कि त्योहार में कुछ बदलेगा, बल्कि इसकी पहचान, सम्मान और सुरक्षा को वैश्विक मंच मिल गया है। जब हमारी निजी खुशी को वैश्विक पहचान मिलती है तो जिम्मेदारी भी साथ आती है कि हम इस परंपरा को कैसे मनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक इसे कैसे पहुंचाते हैं। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कड़क पर जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।